अच्छा, ये ना मैं अपने एक ऐसे स्टूडेंट के इंग्लिश ऐसे का मॉक पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगी हूँ जो मेरे पास 2026 की अटेम्प्ट के लिए आया है, लेकिन उसके 25 में इंग्लिश ऐसे में 46 नंबर आए हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका पढ़ा हुआ स्टूडेंट भी इंग्लिश ऐसे पास नहीं कर पाता क्योंकि वो पेपर वाले दिन टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं करता। एग्जामिनर अगर आपको 28 नंबर दे देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि टीचर ने आपको सही नहीं था पढ़ाया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं था किया। स्ट्रक्चर के लिहाज से और जो आपने मटेरियल दिया है ना उसके लिहाज से आप लोगों का जो है ना वो पेपर पास हो गया। अब ये वाले बच्चे की एग्जाम्पल ले लें कि इस बच्चे ने अभी 46 नंबर के साथ इंग्लिश ऐसे पास किया है। मेरे पास जस्ट 13.5 नंबर आए हैं। अभी मैं आप लोगों के सामने ये पूरा डिस्कस करती हूँ, आप लोगों को खुद समझ आ जाएगी। ठीक है, एट द एंड आप लोगों की टॉपिक अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है कि आपने पेपर वाले दिन किस तरीके का उसको जो है ना वो ऐसे लिख कर दिया है। देखो, टॉपिक इज़ अबाउट हायर एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज। टॉपिक में क्या पूछा गया है? हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान। जब हायर एजुकेशन की बात की जाती है ना तो फिर आप लोगों ने जस्ट हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान के ऊपर ही ऐसे लिखना होता है। तो ये सबसे पहले बच्चे ने जो है ना वो थीसिस स्टेटमेंट लिखी है, जो कि मैंने बोला है कि इसको जो है ना वो आपने शॉर्ट करना है। ये जो है ना वो थीसिस की लेंथ नहीं होती। थीसिस 1 सेंटेंस की भी हो सकती है, थीसिस 1 to 3 सेंटेंसेस की भी हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ लाइंस मैक्सिमम आपने 2 to 3 के दरमियान ही रखना होती हैं। 1 सेंटेंस में आप ऑब्जेक्टिव बता लो या आप मैक्सिमम 3 सेंटेंसेस में भी बता सकते हैं। वो मैटर करता है कि आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, अब इसकी आउटलाइन और इसके आइडियाज़ एंड आर्ग्यूमेंट्स चेक करते हैं। थीसिस के ऊपर मैंने बोला भी हुआ है कि इल्स को सबसे पहले लिखना है। अच्छा, मैं जो है ना वो साइमल्टेनियस मेथड करवाती हूँ क्योंकि ये बच्चा मेरे पास 2025 के अटेम्प्ट के लिए आया है। लोग पहले इल्स लिख देते हैं, बाद में रेमेडीज, फिर वे फॉरवर्ड। वो वाला मेथड भी ठीक है, लेकिन मैं साइमल्टेनियस लिखवाती हूँ, जहाँ पर इल वहाँ पर रेमेडी। और ये जो था ना मैंने 2021 में भी करवाया था, जब ग्लोबलाइजेशन प्रोस एंड कॉन्स वाला ऐसे आया था, तो उस टाइम पर मेरे बच्चों ने बड़े अच्छे जो थे ना मेरे स्टूडेंट्स ने नंबर लिए थे। अच्छा, अब इल्स एंड रेमेडीज का मतलब ये नहीं होता साइमल्टेनियस मेथड में कि आप इलॉजिकल आउटलाइन बनाओ। जैसे इसने क्या किया है, प्रॉपर मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू टैकल चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान हायर एजुकेशन सिस्टम। देखो, अभी जो है ना आप लोगों की आउटलाइन है जिसमें आपने पूरे टॉपिक को ओपन करना है। तो मैंने ये बोला है कि आप लिखो हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान फेसिस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस दैट रिक्वायर अर्जेंट रिफॉर्म्स। कि आप की में जो है बता दो कि हमारे ऐसे चैलेंजेस हैं कि जो अर्जेंट रिफॉर्म्स चाहते हैं, मतलब नीड्स टू लीड फ्रॉम फ्रंट की ज़रूरत है, अभी इसी टाइम पर हमें रिफॉर्म्स चाहिए। अच्छा, इसने पहला आर्ग्यूमेंट जो है ना वो करिकुलम का लगाया है। चलो ठीक है, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जो मटेरियल चल रहा है वो 1995 का है, 2008 का मैक्सिमम मटेरियल चल रहा है। कोई बहुत ही अच्छा जो है ना वो पढ़ने वाला रिसर्चर होगा तो वो कोई रिसेंट बुक उठा ले। वैसे पाकिस्तान का यही हाल है। अच्छा, ये ना मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब हायर एजुकेशन सिस्टम की बात होती है तो आपने ना हायर एजुकेशन को आंसर करना है। जैसे आप लोग चाहें तो आप हायर एजुकेशन में पाकिस्तान में क्या है, सबसे पहले मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, मेडिकल कॉलेजेस हैं। उसके अलावा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। फिर आपके पास लॉ वाली आ जाती हैं। फिर आपके पास कॉमर्स जो है वो साइड आ जाती है। फिर आपके पास आर्ट्स वाली साइड आ जाती है। आगे इनको ब्रेक कर लो। तो आप अगर स्पेसिफिक इन एरियाज़ में ही आर्ग्यूमेंट्स देते हैं तो स्पेसिफिक इन एरियाज़ में ही आप लोगों का टॉपिक बड़े अच्छे वे में जो है ना वो कवर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर आपने लिखा प्रमोशन ऑफ रिसर्च कल्चर, ये ठीक था। आपने मेरिट बेस्ड बात की, ये ठीक थी। फिर आपने देखो मेन हेडिंग बना दी है प्रॉपर मेजर्स वर रिक्वायर्ड टू टैकल चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान हायर एजुकेशन। कौन सी प्रॉपर मेजर्स, कौन सी इल्स के लिए मेजर्स, वो नहीं लिखा गया। मैंने बोला है कि आप लिखो द पाकिस्तान हायर एजुकेशन सिस्टम हैज़ लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज दैट हैव रिमेन्ड अनएड्रेस्ड डिस्पाइट प्रपोज्ड रेमेडीज। ये इस आउटलाइन के लिहाज से ठीक जो है ना वो आउटलाइन बैठती है। फिर कभी भी आपने ये नहीं लिखना होता इंश्योर्ड यूनिवर्सिटीज ऑटोनमी टू गेट रिड फ्रॉम लैक ऑफ ऑटोनमी, ऐसे नहीं लिखना। आप इस तरीके से लिखो कि प्रॉपर फंडिंग वाज रिक्वायर्ड टू फिल लो फंडिंग गैप। क्योंकि आप पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो पास्ट में ये वाली रेमेडीज जो थी ना वो हमें चाहिए थी, और ये वाली जो थी ना वो आप लोगों की स्ट्रेटजी फॉलो नहीं थी हुई।
फिर प्रॉपर मेजर्स विल बी रिक्वायर्ड टू एंड चैलेंजेस, कौन सी मेजर्स और किस में, यहाँ पर लॉ कॉलेजेस का लिखो, यहाँ पर कॉमर्स कॉलेजेस का लिखो, यहाँ पर को एजुकेशन के बारे में बात करो, यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की बात करो, बिजनेस की बात करो कि कैसे जो प्राइवेट सेक्टर है इट हैज़ बिकम में मनी मेकिंग मशीन। तो फिर आपका आर्ग्यूमेंट बने, ये तो रेपिटिशन है। फिर आपने लिखा प्रॉपर फैकल्टी डेवलपमेंट, ये ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ठीक है, अगरचे रैंडम आर्ग्यूमेंट्स हैं। फिर आपने लिखा प्रॉपर पॉलिसीज़, कौन सी पॉलिसीज़ नहीं बताई गई। फिर देखो कभी भी ऐसे नहीं लिखते इन शॉर्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इन शॉर्ट का मतलब ये है आप कमांड दे रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट में इन शॉर्ट जब या आप इस तरीके से लिखते हैं ना, डू दिस और दैट, तो ये आप कमांड देते हैं। कमांड के साथ नहीं आपने लिखना, जैसे ये लिखे ना प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू एंड इनोवेशन गैप, तो ये ठीक है, इनोवेशन गैप हमारा इल है और जो यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी वो हमारी रेमेडी है। फिर आपने करंट एरा की बात की, यहाँ पर भी मेजर इल्स एंड रेमेडीज़ को मेंशन नहीं किया। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की है, ग्रॉस इनरोलमेंट की बात करके आगे फंडिंग और दोबारा से रिसर्च लिख दी गई है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो टोटल आर्ग्यूमेंट्स जो इस बच्चे ने लिखे हैं, तो वो उसने रिसर्च की बार बार बात की है, ठीक है, करिकुलम की बात की है, उसके अलावा फ़ंड की बात की है, उसके अलावा जो है वो इनरोलमेंट की बात की है, ठीक है, और 5वें नंबर पर उसने जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ की बात, इन ही 5 आर्ग्यूमेंट्स को रिपीट किया है। देखो एग्जामिनर जो होता है ना वो आप लोगों के आइडियाज़ एंड आर्ग्यूमेंट्स देखता है। इतना इजी अगर उसने टॉपिक दिया है ना, तो वो चाहता है कि आप हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान को फैक्ट के साथ जो है वो एक्सप्लेन करें। फैक्ट के साथ कैसे एक्सप्लेन करें, जैसे मैंने आगे पीछे बताया आप लोगों को। फिर प्रॉपर करिकुलम की बात करें, पूरा कौन सा करिकुलम आपका जो है ना वो आउटडेटेड है, कोई एक यहाँ पर केस स्टडी लगाकर बताया जाए। कौन सी रिसर्च की आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने एक आपको इंग्लिश ऐसे का टॉपिक आया भी हुआ था कि कोविड-19 वाज ए वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी रिसर्चर्स। तो हायर एजुकेशन तो इतना वास्ट है, वहाँ पर प्रॉपर ये वाला भी आप लोग हेडिंग बना सकते थे। फिर उसके अलावा जब आप लोग बुक्स की बात करते हैं, तो कौन किस तरफ हमें जो है ना वो बुक्स को लेकर जाना है। जैसे पाकिस्तान में फाउंडेशन जो है ना एजुकेशन की जो फाउंडेशन है, जो कि हमने हायर एजुकेशन में भी लेकर जानी होती है, उसमें फ़िलोसॉफ़िकल, उसमें साइकोलॉजिकल, उसमें सोशियोलॉजिकल, उसमें रिलीजियस, ठीक है, ये 4 जो है ना वो फाउंडेशंस होती हैं। उस लिहाज से आप बता सकते थे। ओवरऑल पूरे के पूरे हायर एजुकेशन को कवर किया जा सकता था, जो बच्चे ने नहीं किया। इंट्रोडक्शन पर मैंने रिमार्क्स दिए हुए हैं, गिव जनरल टू स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, और आइडियाज़ की रेपिटिशन नहीं करनी, प्रॉपर वे में रोड मैप देना है। उसके अलावा ये बच्चे की मिस्टेक भी ये मैंने बताई हुई है कि रोड मैप कैसे देकर इंट्रोडक्शन को कॉन्क्लूड कैसे करना है। फिर मैंने बताया कि फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो कैसे टॉपिक स्टेटमेंट के साथ शुरू करना है। और फिर मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, आईटी, साइंस और एनीथिंग लाइक दिस जो है ना वो आप मेंशन करो। यहाँ पर थोड़ी सी लिखने की मिस्टेक्स थी। यहाँ पर जब भी स्ट्रेटजी दी जाती है उसको इम्पोज नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें स्ट्रेटजीज पूछी गई थी, तो अच्छे वे में स्ट्रेटजीज को जो था ना वो डिस्कस करना था। फिर ये मैंने फर्दर रिमार्क्स दिए हुए हैं, और उसके बाद ये इसकी मैंने स्कोरिंग की है। थीसिस में 1.5, आउटलाइन में 3, इंट्रोडक्शन में 2.5, क्योंकि बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर फॉलो किया गया था तो उसमें 6.5 दिए हैं। अगर आप लोग जो है वो मेरा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये मैंने आप लोगों के सामने अपना जो है वो व्हाट्सएप का नंबर लिख दिया है। आप लोग इस नंबर के ऊपर जो है ना वो कांटेक्ट करेंगे, जस्ट मैसेज करेंगे, मैसेज के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। अल्लाह हाफिज़।